कहते हैं कि बूढ़ा पेड़ कभी झूठ नहीं बोलता, वह बस खामोशी से बताता है कि जड़ें मजबूत हों तो समय की हर आंधी टल जाती है, लेकिन जब शाखाएं ही जड़ों को बोझ समझने लगें तो फिर पतझड़ आना निश्चित हो जाता है। याद रखिए, शब्दों की चोट तलवार से भी गहरी होती है और माता पिता के कुछ शब्द बच्चों के संस्कार तक बदल सकते हैं। साथियों, बुढ़ापा जीवन की वह संध्या है जहां हर कोई सिर्फ एक चीज चाहता है, सम्मान, शांति और स्नेह। इस कहानी में हम केवल एक परिवार की टूटती बिखरती स्थिति को ही नहीं बताएंगे, बल्कि हम उस कड़वे सत्य से भी परिचित कराएंगे कि अगर बुढ़ापा सम्मान से नहीं जिया गया तो वह मृत्यु से भी बड़ी सजा बन जाता है। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति यह नहीं कि रिश्ते टूटते हैं, बल्कि यह है कि रिश्तों को निभाने की समझ खो जाती है। माता पिता जब अपने जीवन की पूंजी, अपना अनुभव, अपनापन और अपार प्रेम अपनी संतान को सौंपते हैं तो वे बदले में सिर्फ सम्मान, स्नेह और सहारा चाहते हैं। पर समय के साथ यह समीकरण बदलने लगता है। कहीं बहुएं सास को बोझ समझने लगती हैं तो कहीं बेटे जिम्मेदारियों से आंख चुराने लगते हैं। विवाह के बाद संबंध केवल दो लोगों के बीच का अनुबंध नहीं होता, वह दो परिवारों की गरिमा और दो संस्कृतियों की परीक्षा होती है। पर जब अहंकार, द्वेष और स्वार्थ उस सेतु को दीमक की तरह चाटने लगते हैं तो परिवार नाम का वह मंदिर धीरे धीरे खंडहर में बदलने लगता है। तो आइए प्यारे साथियों, चलते हैं एक ऐसे भावनात्मक और वास्तविक सफर पर जो हमें न केवल रिश्तों की अहमियत सिखाता है, बल्कि यह भी बताता है कि कैसे बुजुर्गों की सेवा करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। आज की इस प्रेरणादायक और रहस्य भरी कहानी में जानते हैं वे कुछ अनकही बातें जिन पर बुजुर्गों की गरिमा और सुख भरा बुढ़ापा टिका होता है। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका दिल से स्वागत है। सुबह के आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। घर के कोने कोने में जीवन की चहल पहल दिखाई दे रही थी, लेकिन चौहान परिवार के आंगन में इस दिन कुछ और ही हलचल थी। अंजलि ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, माथे पर बिंदी और सिंदूर की हल्की रेखा चमक रही थी। वह श्रद्धा और आदर से अपनी सास शारदा देवी के पास आई और झुककर चरण छूते हुए बोली, मां जी, मैं मायके जा रही हूं। भाई की शादी की तैयारियों के लिए मम्मी ने बुलाया है, थोड़ी खरीदारी करनी है। शारदा देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लेकिन बहू, तुम तो अभी 3 दिन पहले ही मायके से लौटी हो, अब फिर जाने की तैयारी कर रही हो। अंजलि ने सहजता से जवाब दिया, हां मां जी, पर मेरी छोटी बहन भी आज मायके आई है। वह बार बार बाहर से नहीं आ सकती, इसलिए मम्मी ने आज ही खरीदारी तय की है। शारदा देवी ने संयमित स्वर में समझाया, यह तो ठीक है बेटा, लेकिन इस घर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तुम जानती हो ना कि मेरे घुटनों में तकलीफ है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में घर के कामकाज संभालना मेरे बस की बात नहीं। अंजलि ने हंसते हुए कहा, मां जी, आपको किस बात की चिंता है? भाभी है ना, वह सब संभाल लेंगी। इतना सुना ही था कि रसोई में काम कर रही बड़ी बहू ज्योति का सब्र टूट गया। वह गुस्से में बाहर आई और तीव्र स्वर में बोली, क्या मैं इस घर की नौकरानी हूं जो दिन रात खटती रहूं और तुम जब चाहो मायके चली जाओ? जिम्मेदारी निभाने का नाम तक नहीं लेती। थोड़ा तो घर के कामकाज में हाथ बटाया करो। अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तो अभी कोई काम नहीं करूंगी, मम्मी ने बुलाया है और मैं जरूर जाऊंगी। शारदा देवी ने बीच बचाव करते हुए कहा, देखो बहू, ज्योति की बात भी गलत नहीं है। जैसे वह इस घर की बहू है वैसे ही तुम भी हो, फिर एक ही बहू क्यों सारे काम करे? अंजलि का चेहरा थोड़ा झुंझला गया। वह बोली, मां जी, भाभी एक दिन काम कर लेंगी तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? ज्योति फिर भड़क गई, यह हर दिन की बात है, तुम हमेशा काम से बचने के बहाने खोजती हो। अब अंजलि भी ताव में आ गई। आपको जलन होती है ना अगर मैं मायके जाती हूं? जब मेरे घर वाले बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी, शारदा देवी ने शांत स्वर में कहा। लेकिन बेटा,
तुम्हें भी समझना होगा कि इस घर में तुम्हारी भी जिम्मेदारियां हैं। अंजलि ने नाराज होकर कहा, अब क्या जान दे दूं मैं अपना काम करती हूं। ज्योति ने गंभीर स्वर में कहा, तो ठीक है मां जी, अब मैंने भी तय कर लिया है, मैं अकेले घर का कोई काम नहीं करूंगी। और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। अंजलि ने भी दृढ़ता से कहा, ठीक है मत करो, लेकिन मैं तो मायके जरूर जाऊंगी। और वह अपने बैग के साथ घर से निकल गई। घर के आंगन में जैसे एक तूफान गुजर गया हो। जानकी प्रसाद चौहान और शारदा देवी दोनों गहरे चिंतन में डूब गए। एक तरफ बड़ी बहू नाराज है, दूसरी तरफ छोटी बहू मायके भाग रही है। उनके दो बेटे थे, दीपक जो अपने पिता की किराने की दुकान संभालता था, और राजवीर जो बीमा एजेंट था और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। लेकिन आज दोनों बेटों की पत्नियों के बीच पनपते तनाव ने बुजुर्ग माता पिता के मन में चिंता के बादल और भी गहरे कर दिए थे। उधर जब जानकी प्रसाद जी थके हारे घर लौटे और आराम की आस लिए कुर्सी पर बैठे, तो शारदा देवी ने धीरे से पूछा, क्या राजवीर आज भी दुकान पर नहीं आया? जानकी प्रसाद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, कह रहा था कि दुकान का काम उसे पसंद नहीं, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। लेकिन कौन समझाए कि ऐसी नौकरी मिलना आजकल आसान नहीं। और उधर दीपक को दुकान पर मदद की भी तो जरूरत है। शारदा देवी ने चिंता से सिर हिलाया और दर्द भरे स्वर में कहा, हे भगवान, एक तरफ बेटा घर चलाने से मुंह मोड़ रहा है और दूसरी ओर बहू काम से, क्या बुढ़ापा ऐसे ही बीतेगा? उनकी आंखों में चिंता की लकीरें और गहरी होती जा रही थीं। जानकी प्रसाद चौहान ने थक कर जैसे ही कुर्सी संभाली और थकान भरे स्वर में कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, बहू से कहो खाना लगा दे। शारदा देवी अपने घुटनों को सहलाती हुई धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। चलना उनके लिए अब एक संघर्ष बन चुका था। यह देख जानकी प्रसाद जी को तकलीफ हुई। वह बोले, अरे भाग्यवान, बहू कहां है? उसे कहो खाना लगा दे। शारदा देवी ने गहरी सांस लेकर चिंता भरे स्वर में कहा, अजी, खाना तो किसी ने बनाया ही नहीं। आपकी छोटी बहू अंजलि हमेशा की तरह सजी संवरी मायके चली गई है और अब उसकी देखा देखी ज्योति ने भी काम करने से हाथ खींच लिए हैं। यह सुनते ही जानकी प्रसाद जी ने आवाज लगाई, ज्योति, बहू ज्योति। ज्योति कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर पहले से ही नाराजगी थी। जानकी प्रसाद जी ने संयमित स्वर में पूछा, बहू, आखिर क्या हो रहा है? तुमने भी खाना बनाने से इनकार कर दिया। अंजलि तो नादान है, लेकिन तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। ज्योति ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, बाबूजी, आप ही बताइए, ये कब तक चलेगा? सारा घर, सारा काम मैं ही संभालूं? छोटी बहू क्या मेहंदी लगवा कर बैठी है? वहां मेरे पति दिन भर दुकान पर पसीना बहाते हैं और यहां मैं अकेली झुकी रहती हूं। क्या देवर जी का कोई फर्ज नहीं? हम दोनों पति पत्नी ही क्यों सब कुछ झेलें? जानकी प्रसाद जी थोड़े झुंझला गए। बात तो तुम्हारी सही है बहू, मैं आज ही दीपक से बात करूंगा, लेकिन अभी तो खाना बना दो। बहुत भूख लगी है और दीपक के लिए टिफिन भी तैयार करना है। ज्योति ने सपाट स्वर में कहा, तो फिर बाबूजी सुन लीजिए, जब तक इस घर की जिम्मेदारियों का साफ साफ बंटवारा नहीं होगा, मैं कोई काम में हाथ नहीं लगाऊंगी। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहू के इस तेवर से जानकी प्रसाद और शारदा देवी स्तब्ध रह गए। शारदा देवी ने अपने दर्द भरे घुटनों के साथ किसी तरह खाना बनाया, लेकिन अब जानकी प्रसाद जी के भीतर उबाल था। उन्हें अब चुप रहना उचित नहीं लगा। शाम होते होते दोनों बेटे दीपक और राजवीर घर लौट आए। जानकी प्रसाद जी ने उन्हें बैठक में बुलाया। राजवीर, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आखिर तुम्हारा बड़ा भाई कब तक अकेले घर की गाड़ी खींचेगा? राजवीर ने अनमने भाव से पूछा, कैसी जिम्मेदारी पिताजी? यही कि अब तुम्हें भी घर के काम और खर्च में हाथ बटाना होगा। मैं सोच रहा हूं कि अब इस घर का बंटवारा कर देना चाहिए ताकि रोज रोज की कलह खत्म हो जाए। तभी दीपक बोला, पिताजी, बंटवारा कोई हल नहीं है। अगर सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें तो यह घर फिर से पहले जैसा हो सकता है।
शारदा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, बात तो सही है, लेकिन इस घर में अब सब अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं, और तू ही बता, कब तक अपने छोटे भाई के परिवार का बोझ उठाता रहेगा? उसी समय कोने में खड़ी अंजलि तपाक से बोली, क्यों मां जी, ऐसा क्या कर दिया हमने? हम तो खुद कमाते खाते हैं, फिर भी ताने सुनने पड़ते हैं। बंटवारा कर ही दो, कम से कम यह रोज रोज का झगड़ा तो खत्म होगा। यह सुनकर ज्योति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बोली, हां हां, तुम तो यही चाहती हो, बंटवारा हो जाए ताकि मां बाबूजी का बोझ मुझ पर ही रह जाए। लेकिन अब मैंने तय कर लिया है, मैं भी अब कुछ नहीं करूंगी, बहुत सेवा कर ली मैंने। अंजलि भी पलटकर बोली, मैंने भी कोई ठेका नहीं ले रखा है इस घर का। कुछ ही देर में देवरानी और जेठानी में बहस छिड़ गई, स्वर ऊंचे हो चले। तभी दीपक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ज्योति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मां बाबूजी को बोझ कहने की? राजवीर ने शांत स्वर में कहा, भैया, मां बाबूजी मेरे साथ रहेंगे, मेरा भी फर्ज है उनकी सेवा करना। राजवीर उठकर अपने कमरे की ओर चला गया। पीछे पीछे अंजलि गुस्से से पैर पटकती हुई आई और बोली, सुनिए, मैं आपके मां बाबूजी के साथ एक पल भी नहीं रहूंगी। राजवीर ने दृढ़ता से कहा, वे मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा। बुढ़ापे में मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। अंजलि ताव में आकर गुस्से से बोली, वह सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपके साथ रह सकती हूं, बाकी कौन रहे कौन जाए मुझे मतलब नहीं। मैं तुम्हारे मां बाप के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। राजवीर का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। उसने तीखे स्वर में कहा, अंजलि, अब बहुत हो गया, अपनी हद में रहो, अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी, मेरी बात तुम्हें माननी होगी। अंजलि भी बिना झुके बोली, मैं भी साफ कर चुकी हूं कि मैं तुम्हारे मां बाप के साथ नहीं रहूंगी। इतना सुनते ही राजवीर का धैर्य टूट गया। उसने आवेश में आकर अंजलि के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अंजलि सन्न रह गई। उसका चेहरा गाल पर हाथ रखकर थरथरा उठा। उसने राजवीर की ओर तीखी नजरों से देखा और कांपती आवाज में बोली, अपने मां बाप के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया? यह बहुत बड़ी गलती की है तुमने, अब देख लेना इसका अंजाम क्या होगा। करीब 1 घंटे बाद अंजलि मायके जा पहुंची। दरवाजे पर खड़ी वह सिसक रही थी। घर के आंगन में आवाज लगाई, मां। अंजलि की आवाज सुनकर उसके माता पिता कमरे से बाहर आए। बेटी की हालत देखकर वे हैरान रह गए। अंजलि की मां दौड़ती हुई आई, बेटी, क्या हुआ? तू इस वक्त क्यों आई है? सब ठीक तो है? अंजलि ने आंसू पोंछते हुए कहा, मां, आपने मेरा रिश्ता किस घर में कर दिया? उसके पिता चिंतित हो उठे। बेटी, बात क्या है? खुलकर बता तो सही। अंजलि अब फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, उस घर में मेरा दम घुटता है, सारा दिन घर का काम करो फिर भी ताने सुनो। और अब राजवीर कहता है कि अगर घर में रहना है तो मां बाबूजी की सेवा करनी होगी। उसकी मां चौंकी, क्या? उन्होंने मेरी बेटी को घर की नौकरानी समझ रखा है? अंजलि रोते रोते बोली, मां, मैं खाना बनाऊं, घर संभालूं, सास ससुर के पैर दबाऊं, और जब मना किया तो मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठा दिया। यह सुनते ही उसके पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और ऊंची आवाज में बोले, क्या? उनकी यह हिम्मत कैसे हुई? मां ने गुस्से में कहा, बेटी, तुमने अब तक जो सहा वह तुमने खुद उन्हें करने दिया। अगर पहले दिन से विरोध करती तो इतनी हिम्मत ना होती उनकी। अंजलि ने रोते हुए कहा, मां, मैं तो यही सोचती थी कि जैसे तैसे मेरा घर बस जाए, इसलिए सहती रही। मां ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, बहुत हुआ, अब तू अपने मायके में है, अब वे लोग नहीं, हम फैसला करेंगे। उधर जब अंजलि के जाने की खबर दीपक और ज्योति को मिली तो घर में चिंता छा गई। दीपक ने राजवीर से कहा, भाई, क्या जरूरत थी उस पर हाथ उठाने की? राजवीर ने गुस्से को दबाते हुए कहा, भैया, मैं कब तक सहता? वह साफ कह रही थी कि मां बाबूजी के साथ नहीं रहेगी। जब उसने उनके लिए ऐसे अपमानजनक शब्द कहे तो मैं खुद को रोक नहीं सका। जानकी प्रसाद जी ने सिर पकड़ते हुए उदास मन से कहा, बेटा, जो हुआ वह ठीक नहीं था, अब बात बिगड़ चुकी है। मुझे लगता है कि मुझे ही अंजलि को समझाने जाना होगा।
अगले दिन जानकी प्रसाद चौहान जब अंजलि के मायके पहुंचे तो दरवाजा खोलते ही अंजलि के पिता का चेहरा सख्त हो गया और दरवाजा खोलते ही बोले, आ गए माफी मांगने? पहले बेटी पर जुल्म, फिर तमाचा और अब संधि की बात। वापस लौट जाइए, हमारी बेटी अब उस घर में नहीं जाएगी। जानकी प्रसाद ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भाई साहब, मैं आपके सामने सिर झुकाकर क्षमा मांगता हूं, लेकिन समाज में इज्जत भी कोई चीज होती है। तब अंजलि की मां ने तंज कसते हुए कहा, इज्जत की फिक्र तब होनी चाहिए थी जब आपके बेटे ने हमारी बेटी पर हाथ उठाया था। जानकी प्रसाद शांत स्वर में बोले, बहन जी, अंजलि ने यह तो बताया कि थप्पड़ पड़ा, लेकिन यह नहीं बताया कि क्यों पड़ा। सच मानिए, गलती हमारे राजवीर की भी है, पर आपकी बेटी ने भी मर्यादा लांघी। अंजलि आंसुओं से भरे स्वर में चीखी, देखिए पिताजी, अब भी ये लोग मुझे ही दोष दे रहे हैं। आज हाथ उठाया है, कल कुछ और करेंगे। अब ये लोग मेरा क्या करेंगे कह नहीं सकती। अंजलि के पिता अब आपे से बाहर हो गए और बोले, बस बहुत हुआ, अब आपसे बात सीधे कोर्ट में ही होगी, जाइए यहां से। जानकी प्रसाद कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है भाई साहब, जो निर्णय आपका हो वह मंजूर है, लेकिन मेरी एक विनती है, थोड़ा समय दीजिए, भावनाओं में बहकर कोई फैसला मत लीजिए। जानकी प्रसाद ने कहा, समधी जी, आपका एक फैसला दो घरों को उजाड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। कृपया अपनी भावनाओं को थोड़ा संतुलित कीजिए, बेटी की गलती को समझिए और बात को बढ़ाने से पहले सोच समझ लीजिए। यह सब जानकी प्रसाद चौहान ने नम्रता से कहा, लेकिन अंजलि की मां ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी बेटी का घर हम दोबारा बसा लेंगे, लेकिन जिस तरह का व्यवहार आपने और आपके परिवार ने हमारी बेटी के साथ किया है, उसका हिसाब अब हम अपने तरीके से करेंगे। कृपया अब यहां से चले जाइए। जानकी प्रसाद जी गहरे निराश हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, पर सामने कठोर चेहरों पर कोई असर न हुआ। थके कदमों से वे वापस लौट आए। घर पहुंचते ही शारदा देवी ने चिंता से पूछा, क्या हुआ जी, बहू को अपने साथ नहीं ला पाए? जानकी प्रसाद जी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मैंने बहुत समझाया, क्षमा भी मांगी, लेकिन न अंजलि मानने को तैयार है, न उसके मायके वाले। अब तो कोर्ट में केस करने की बात कर रहे हैं। शारदा देवी ने चिंतित स्वर में कहा, बेटा राजवीर, अब तुझे ही उसे मना कर लाना होगा, चाहे जैसे भी, अभी बात बिगड़ी नहीं है। राजवीर ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, मां, अब कुछ नहीं बचा। अंजलि ने साफ कह दिया कि वह मेरे मां बाबूजी के साथ नहीं रह सकती। ऐसी सोच रखने वाली पत्नी की मुझे जरूरत नहीं, उसे वहीं रहने दीजिए। जहां तक केस की बात है, उन्हें जो करना है करें। शारदा देवी ने गंभीर लहजे में कहा, बेटा, इसी तरह की जिद और अहंकार से ही परिवार बिखरते हैं। अब भी समय है, बात को सुलझाने की कोशिश करो। राजवीर ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, मां, अब जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर वह कमरे से निकल गया। पीछे खड़ी ज्योति चुपचाप यह सब देख सुन रही थी। उसकी आंखों में चिंता की हल्की परछाई उभर आई थी। अगले दिन दोपहर को दीपक जब दुकान से खाने के लिए घर आया तो उसने देखा कि मां कपड़े धो रही थी। यह देखकर उसका मन चटक गया। वह तेजी से कमरे में गया और ऊंची आवाज में बोला, ज्योति, यह सब क्या हो रहा है? ज्योति ने तमकते हुए कहा, मैं क्या कर रही हूं? वही जो अब तक करती आई हूं। सब तो अपने अपने आराम में मस्त हैं। दीपक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मां बाबूजी के कपड़े धोने तक से तुम्हें आपत्ति होने लगी है? ज्योति चिढ़कर बोली, तो क्या मैं ही इस घर की सेविका हूं? अंजलि तो आराम से मायके जाकर बैठ गई है, अब सारा काम मैं अकेले करती रहूं? दीपक ने सख्त लहजे में कहा, ज्योति, यह तरीका ठीक नहीं है। यह घर सबका है और मां बाबूजी की सेवा करना हम दोनों का फर्ज है। ज्योति नाराज होकर बोली, अब मैं सिर्फ अपना काम करूंगी, बाकी किसी के लिए न खाना बनाऊंगी न झाड़ू पोंछा करूंगी। यह कहकर वह पैर पटकते हुए रसोई में चली गई। उधर अंजलि के मायके में उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटी,
राजवीर का कोई फोन आया क्या? अंजलि ने उदास होकर कहा। नहीं पिताजी, क्यों आएगा? वही तो इस सब की वजह है। अंजलि के पिता बोले, कोई बात नहीं, मैं वकील से मिलकर आ रहा हूं। मैंने तुम्हारे ससुराल वालों पर दहेज का केस कर दिया है। यह सुनते ही अंजलि चौंक गई। पिताजी, दहेज की तो कोई बात ही नहीं थी, झूठा केस? पिता ने गंभीर स्वर में कहा। बेटा, हमें सब पता है, लेकिन वकील ने कहा है कि केस को मजबूत बनाना है तो यही करना पड़ेगा। अब देखना कैसे वे लोग तुम्हारे पैरों में गिरते हैं। अंजलि की मां भी बोली, बहुत अच्छा किया आपने। अब उन्हें भी तो एहसास होगा कि किसी की बेटी को नीचा दिखाने का अंजाम क्या होता है। बेटी, तुम आराम करो, अब चिंता मत करना, अब हम हैं तुम्हारे साथ। इधर जानकी प्रसाद जी के घर में माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो चुका था। ज्योति ने अब घर का कामकाज अपने लिए सीमित कर लिया था। दीपक चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था, विचारों में डूबा। तभी ज्योति आई और बोली, रात के 10 बज गए हैं, कुछ खाया नहीं आपने? मैं खाना लाती हूं। दीपक ने कहा, जब तक मेरे साथ मां बाबूजी के लिए भी थाली नहीं लगती, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ज्योति नकली हंसी हंसते हुए बोली, अब भी वही बात, लेकिन मेरी भी जिद है, अब मैं उनका खाना नहीं बनाऊंगी। दीपक ने ठंडी आवाज में कहा, तो ठीक है, मैं भी भूखा रहूंगा। ज्योति नाराज होकर पलट गई, लेकिन जाते जाते उसकी आंखें कहीं ना कहीं भीतर के द्वंद्व को छिपा नहीं पा रही थीं। अगले दिन सुबह ज्योति फिर कमरे में आई और बोली, सुबह के 10 बज चुके हैं, नाश्ता तैयार है, रात को भी बिना खाए सो गए थे। दीपक ने शांत स्वर में कहा, मैंने बोला ना, मैं तभी खाऊंगा जब मां बाबूजी के साथ बैठकर खा पाऊं। तुम उनका भी नाश्ता बनाओ, वे मंदिर से लौटते ही होंगे। ज्योति फिर तुनक कर बोली, अभी भी उसी बात को पकड़े हुए हो? तो सुन लो, मैं भी बोल चुकी हूं, मैं भी उनका नाश्ता नहीं बनाऊंगी। दीपक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, ठीक है, फिर मैं भी नाश्ता नहीं करूंगा। यह सुनते ही ज्योति का पारा चढ़ गया। वह गुस्से से बोली, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मैं भी अंजलि की तरह अपने मायके चली जाऊंगी। दीपक ने गंभीर आवाज में कहा, जाओ, तुम्हें किसने रोका है? ज्योति पैर पटकते हुए बोली, ठीक है, फिर सुन लो, अगर एक बार चली गई तो वापस कभी नहीं लौटूंगी। यह कहकर वह भी अपने मायके आ पहुंची। दरवाजा खोलते ही ज्योति के पिता हैरान रह गए। अरे बिटिया, अचानक यहां, ना कोई फोन ना कोई खबर? ज्योति थकी हुई आवाज में बोली, फोन करने का वक्त ही कहां था पिताजी? उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा। बेटी, सब ठीक तो है ना? ज्योति की आंखों में आंसू भर आए। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, कुछ भी ठीक नहीं है। सास ससुर ने जीना मुहाल कर रखा है और दीपक मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। अब वहां और नहीं रह सकती थी। पिताजी ने धीरे से पूछा, इसका मतलब तू घर छोड़कर लड़ झगड़ कर आई है? ज्योति ने सिर झुकाकर कहा, हां पिताजी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। देवरानी अंजलि मायके जा बैठी है और सारा काम मेरे सिर पर। अब मैं उस घर में किसी की नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। यह सुनते ही उसकी मां ने डांटते हुए कहा, तो क्या सास ससुर की सेवा से बचने के लिए तुम यहां बैठ गई? हमने तुम्हें ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे बेटा। ज्योति रोते हुए बोली, लेकिन मां, क्या सास ससुर सिर्फ मेरे ही हैं? अंजलि की कोई जिम्मेदारी नहीं? मां ने गहरी सांस लेते हुए समझाया, बेटी, घर के बुजुर्ग बोझ नहीं होते, उनकी सेवा सौभाग्य होती है। क्या कभी उन्होंने तुझसे ऊंची आवाज में बात की? और दीपक, वह तो हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा रहा। जब तेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, एक फोन पर सब छोड़कर चला आया था। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब अगर वह चाहता है कि तू भी उसके मां बाप की सेवा करे जैसे अपने मां बाप की करती है, तो इसमें क्या गलत है? पिताजी ने भी कहा, बेटी, रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। अगर तुझे उससे उम्मीदें हैं तो उसे भी तुझसे उम्मीदें होंगी। ज्योति की आंखें शर्म से झुक गईं। उसने भर्राए स्वर में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मां, मैं तो बस धमकी दे रही थी। लेकिन जब दीपक ने मुझे खुद जाने को कह दिया तो मैं उसे अपने आत्मसम्मान का सवाल बना बैठी। अब समझ नहीं आ रहा
किस मुंह से वापस लौटूं? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। चौहान निवास में जानकी प्रसाद चौहान गहरी सोच में डूबे बैठे थे। पास ही शारदा देवी आकर बैठ गईं और बोली, क्या बात है जी, इतने चिंतित क्यों हैं? जानकी प्रसाद गहरी स्वर में बोले, सोच रहा हूं कि कभी हमारा घर कितना हंसता खेलता था, ना जाने किसकी नजर लग गई। छोटी बहू अंजलि शुरू से थोड़ी जिद्दी रही, लेकिन ज्योति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। शारदा देवी ने भी दुखी स्वर में कहा, जब दोनों बेटों की शादी की थी तो सोचा था बहुएं मिलजुल कर घर संभालेंगी और हमारा बुढ़ापा सुकून से कटेगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जानकी प्रसाद चौहान और शारदा देवी आंगन में बैठे बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। जानकी प्रसाद जी ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने ज्योति अपने पिता के साथ खड़ी थी। चेहरा झुका हुआ था और आंखों में अपराध बोध साफ झलक रहा था। जानकी प्रसाद जी ने बिना कोई सवाल किए उन्हें भीतर आने का इशारा किया। ज्योति ने अंदर आते ही झुककर अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए। उसके पिता ने नम्र स्वर में कहा, भाई साहब, मैं अपनी बेटी की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूं। जैसे ही हमें पता चला कि यह घर में कहां सुनी करके मायके आ गई है, मैं इसे तुरंत वापस लेकर चला आया। जानकी प्रसाद जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे नहीं भाई साहब, माफी किस बात की? बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है। आपकी बेटी हमारे घर लौट आई, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद ज्योति के पिता उसे समझाकर ससुराल में छोड़कर वापस लौट गए। ज्योति के लौट आने से जानकी प्रसाद और शारदा देवी ने राहत की सांस ली। घर का वातावरण कुछ हल्का महसूस हुआ। शाम को जब दीपक चौहान काम से घर लौटा तो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। ज्योति उसके पीछे पीछे पहुंची और धीमे स्वर में बोली, सुनिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मां पिताजी ने मुझे बहुत कुछ समझाया। मैं वादा करती हूं, अब से आपके माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें अपने मां बाप की तरह मानकर आदर करूंगी। दीपक ने गहरी सांस ली और कहा, ज्योति, क्या हमारे रिश्ते इतने कमजोर थे कि एक छोटी सी बात पर तुम अपना घर छोड़कर चली गई? ज्योति की आंखों में आंसू थे। वह बोली, सच कहूं तो मैं जाना नहीं चाहती थी, बस भावनाओं में बहकर आपसे उल्टा बोल गई। सोचती रही कि आप मना कर लेंगे, पर जब आपने ही जाने को कह दिया तो मैं इसे अपनी इज्जत का सवाल बना बैठी। दीपक मुस्कुराया और उसे गले से लगा लिया। उधर पुलिस थाने में इंस्पेक्टर ने जानकी प्रसाद जी को बुलाकर गंभीर स्वर में कहा, आपकी बहू ने आप पर और आपके बेटे पर घरेलू हिंसा और दहेज के आरोप लगाए हैं। अगर मामला कोर्ट गया तो परेशानी बढ़ सकती है। आपके पास 24 घंटे हैं समझौता करने के लिए, वरना हम कार्रवाई करेंगे। जानकी प्रसाद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगा। हमारे परिवार की इज्जत दांव पर है। शाम को जब राजवीर और दीपक दोनों घर लौटे तो जानकी प्रसाद जी ने उन्हें पूरी बात बताई। पुलिस केस और आरोपों की बात सुनकर राजवीर चौहान गुस्से में भर गया। बाबूजी, उन्होंने झूठा केस कर दिया, मैं अब चुप नहीं बैठूंगा। राजवीर गरजा। दीपक ने शांति से कहा, भाई, गुस्से से कुछ नहीं होगा, फोन करो, बात करो, शायद बात बन जाए। राजवीर ने तुरंत अंजलि को फोन लगाया, लेकिन कॉल उसके पिता ने उठाया। पिताजी, इतनी छोटी बात पर आपने पुलिस केस कर दिया। आप जानते हैं मैंने गलती की, लेकिन झूठे दहेज के आरोप, मेरे मां बाबूजी का क्या दोष था? राजवीर ने भावुक स्वर में कहा। अंजलि के पिता ने कठोर स्वर में कहा, अब कोई बात नहीं करनी है, हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। ठीक है, राजवीर ने गुस्से में कहा, तो फिर कोर्ट में ही सच सामने आएगा। अगले ही दिन दीपक एक अनुभवी वकील से मिला और केस की पूरी जानकारी दी। मामला कोर्ट में चला गया। हर दिन जानकी प्रसाद और शारदा देवी की आंखों में चिंता साफ झलकती। कई महीने बीत गए। एक शाम जब जानकी प्रसाद और दीपक कोर्ट से लौटे तो ज्योति ने पानी थमाते हुए पूछा, क्या हुआ, कुछ खबर है? दीपक मुस्कुराया और बोला, भगवान ने हमारी सुन ली, केस खत्म हो गया, हम जीत गए। घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई।
शारदा देवी की आंखों में आंसू थे। सच ही कहा जाता है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उसी वक्त राजवीर ने एक और खुशखबरी दी। मां, बाबूजी, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। जानकी प्रसाद की आंखें चमक उठी। उन्होंने राजवीर को गले से लगा लिया। शारदा देवी ने जानकी प्रसाद से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है अब हमें राजवीर के लिए एक अच्छा रिश्ता देख ही लेना चाहिए। घर में फिर से रोशनी लौट आई थी, उम्मीद की, एकता की और विश्वास की। जानकी प्रसाद चौहान आश्चर्य से बोले, अरे शारदा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? शारदा देवी ने संयमित स्वर में कहा, देखिए जी, अंजलि के घर से तलाक के कागज आ चुके हैं। जब रिश्ता टूटने की कगार पर है तो राजवीर के लिए कोई और रिश्ता देखने में क्या हर्ज है? जानकी प्रसाद ने गंभीरता से कहा, ठीक है, पर किसी भी निर्णय से पहले राजवीर से एक बार बात जरूर कर लो। उधर जब कोर्ट ने फैसला राजवीर के पक्ष में सुनाया तो अंजलि के मायके में जैसे सन्नाटा छा गया। इस बीच उसके भाई की शादी भी हो चुकी थी और अब अंजलि खुद को भीतर से टूटा हुआ महसूस कर रही थी। चिंता से भरे अंजलि के पिता ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, इन वकीलों के चक्कर में हम बुरी तरह फंस गए। उधर उन लोगों का तो नसीब खुल गया, राजवीर को सरकारी नौकरी भी मिल गई। अंजलि की मां यह सुनकर स्तब्ध रह गई। हम तो सोच रहे थे कि उन्हें जेल भेजेंगे, पर यहां तो उल्टा हो गया। उसी वक्त अंजलि आकर उनके पास बैठ गई। मां बोली, जो होना था हो गया। अब तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देख लेते हैं, समय रहते तुम्हारी जिंदगी फिर से संवर जाएगी। अंजलि झल्लाकर बोली, क्या जरूरत है फिर से शादी की? अगर अगली बार भी वही हाल हुआ तो मैं अब दोबारा शादी नहीं करूंगी। उसके पिता ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, बेटी, तलाक के कागज पर तुम्हारे ही दस्तखत हैं। समाज में ऐसे कितने दिन तक बैठी रहोगी? रिश्तेदार बातें बनाएंगे, हमारी भी जिम्मेदारी है। अंजलि ने रुंधे स्वर में कहा, जब मैंने ससुराल छोड़ा था आपने कहा था यह तुम्हारा घर है, आराम से रहो। अब क्या बदल गया? पिता ने हल्के से सिर झुकाते हुए कहा, बेटी, हमने आज भी तुम्हें कभी पराया नहीं समझा, पर जो हुआ है उसके बाद जरा सोच समझ कर चलना जरूरी है। अंजलि की मां ने सहमति जताते हुए कहा, अगर तुम्हारा घर फिर से बस सकता है तो हमें झुकने में कोई संकोच नहीं। अगले दिन अंजलि अपने माता पिता के साथ जानकी प्रसाद चौहान के घर पहुंची। अंजलि ने आते ही शारदा देवी और जानकी प्रसाद के चरणों में गिरकर माफी मांगी। जानकी प्रसाद ने हल्की मुस्कान के साथ कटाक्ष किया, बेटी, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी, गलती तो हमारी थी, जो तुम्हें मारते थे, दहेज मांगते थे और घर से निकाल दिया था, है ना? अंजलि के पिता शर्मिंदा होकर बोले, जानकी प्रसाद जी, कृपया ऐसा मत कहिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अब अगर आप क्षमा कर दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। शारदा देवी ने भावुक होकर कहा, भाई साहब, आपकी वजह से हमने कितनी तकलीफें सही हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर, समाज में बदनामी, और अब जब हमारे बेटे की जिंदगी संवरने लगी है तब आप हमारे दरवाजे पर आ गए। उसी समय राजवीर चौहान भीतर से निकला और अंजलि को देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। ऊंची आवाज में बोला, इतना सब करने के बाद अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? अंजलि के पिता हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा, हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर अगर माफ कर सको तो एक बार और मौका दे दो। जानकी प्रसाद ने भारी स्वर में कहा, भाई साहब, बच्चों की गलतियों पर उन्हें समझाना मां बाप का काम होता है, न कि उनका साथ देकर उनकी गृहस्थी तोड़ देना। अब तो इस रिश्ते में ऐसी दरार आ चुकी है जिसे भरना शायद मुमकिन नहीं। पूरा आंगन एक गहरे मौन में डूब गया। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि जो टूट चुका था वह अब जोड़ने से भी नहीं जुड़ रहा था। जानकी प्रसाद चौहान ने गहरी आवाज में कहा, हमने राजवीर का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप हमें क्षमा करें और यहां से लौट जाएं। यह सुनते ही अंजलि फूट फूट कर रोने लगी और शारदा देवी के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, मां जी, बाबूजी, एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैंने बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन अब मैं वैसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी।
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। राजवीर ने दूर खड़े ठंडे स्वर में कहा, तलाक के कागज तो तुमने ही भेजे थे ना? अब अचानक इस घर की याद क्यों आ गई? बेहतर होगा अभी के अभी यहां से चली जाओ, नहीं तो मजबूरन मुझे सख्ती बरतनी पड़ेगी। अंजलि के पिता हाथ जोड़ते हुए बोले, ठीक है बेटा, गलती हमारी थी, उसका फल भी हमें ही भुगतना होगा, हम जा रहे हैं। जैसे ही वे लोग मुड़ने लगे, जानकी प्रसाद चौहान ने शारदा देवी की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए आवाज लगाई, रुकिए भाई साहब, हमने अभी केवल रिश्ते के लिए हां भरी है, पक्की बात तो नहीं हुई। अगर हम उन्हें मना कर देंगे तो थोड़ी बहुत बदनामी जरूर होगी, लेकिन अगर एक बहू की गलती को कभी ना माफ करके उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ दिया तो वह हमारे लिए एक भारी पाप होगा। शारदा देवी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या राजवीर इसके लिए तैयार होगा? अब सबकी निगाहें राजवीर चौहान की ओर टिक गईं। आंगन में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर राजवीर ने अंजलि की ओर देखा। उसकी आंखों में पश्चाताप और सच्चाई झलक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, अंजलि, सच कहूं तो मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन जब तुमने मेरे मां बाबूजी के साथ वह सब किया, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती तो मुझसे भी हुई थी, जो गुस्से में आकर तुम पर हाथ उठा बैठा, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी अधूरी है तुम्हारे बिना, वापस आ जाओ। अंजलि की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसने कांपते स्वर में कहा, धन्यवाद राजवीर, आपने मुझे माफ कर दिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। घर का वातावरण एकदम बदल गया। जानकी प्रसाद और शारदा देवी ने संतोष की सांस ली। अंजलि के माता पिता की आंखों में भी राहत झलकने लगी। अब घर में फिर से रोशनी लौट आई थी। प्यारे साथियों, कई बार कुछ सच अगर वक्त रहते दिल में ही छुपा लिए जाए तो यह अंतिम पड़ाव भी आनंदमय बन सकता है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण जीवन पाठ सिखाती है कि अहंकार, गलतफहमी और क्षणिक क्रोध हमारे वर्षों से संजोए हुए रिश्तों को तोड़ सकता है, लेकिन समय रहते पश्चाताप, क्षमा और प्रेम से उसे फिर से जोड़ा भी जा सकता है। साथियों, जब हम अपने अहंकार के वश में आकर किसी प्रियजन की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो यह केवल उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि हमारे संबंधों की नींव को भी कमजोर कर देता है। कई बार हमें यह एहसास भी नहीं होता कि हमारे क्रोध में कहे गए कठोर शब्द किसी के दिल को इतनी गहराई तक चोट पहुंचा सकते हैं कि वह रिश्ता हमेशा के लिए टूटने की कगार पर पहुंच जाए। लेकिन यह भी सत्य है कि यदि हम समय रहते अपने अहंकार को त्याग कर अपने किए पर पश्चाताप करें और सच्चे मन से क्षमा मांगे तो प्रेम और विश्वास से उस संबंध को फिर से जोड़ा जा सकता है। क्षमा एक दिव्य गुण है जो न केवल हमारे मन को हल्का करता है बल्कि टूटे हुए रिश्तों को भी पुनः जीवंत कर सकता है। जीवन में छोटी छोटी गलतफहमियां कई बार बड़े विवादों का रूप ले लेती हैं, लेकिन यदि हम समझदारी और धैर्य से काम लें तो हम उन्हें टाल सकते हैं। इसलिए हमें सदा यह प्रयास करना चाहिए कि अपने अहंकार और क्रोध को नियंत्रित रखें ताकि हमारे रिश्ते अटूट और मजबूत बने रहें। प्रेम, सहनशीलता और क्षमा ही वे मूल्य हैं जो किसी भी संबंध को सहेज कर रखने में सहायक होते हैं। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह नई कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।